बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। ये एंटीडस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज हर हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर में जाके भी यूज़ होंगे। तो हमारे पास आयन फॉर्मेशन की तफसील हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, कि जब भी किसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एटम भी ये काम कर सकता है, मॉलिक्यूल भी ये कर सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम एनाइन कहते हैं। और पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने आयनिक रेडियस, कैटाइनिक रेडियस में बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने ये भी पढ़ा था जब कैटाइन बनता है तो उसका साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, जबकि एनाइन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है और रिंग एक्सपैंड हो जाता है, जिससे एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से लार्ज होता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हम किसी भी एटम को जो है वो पॉजिटिव आयन जब बनाते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हम करते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके दरमियान एक कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको उसको रिमूव करवाना होता है, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए जब तक आप एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव नहीं होगा। ये न्यूक्लियस है, इसकी इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो एक फोर्स है। इस फोर्स के अगेंस्ट आपको यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। यानी कि ये हमने कहा था एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना हो, ऐसा करने के लिए जो एनर्जी आप उसको सप्लाई करेंगे या उसको रिक्वायर होगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये एक बात याद रखनी है कि एटम क्या हो, आइसोलेटेड हो, गैशियस हो, और उसमें से जो एनर्जी आप उसको देंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली अगर इसको हम कहें तो जो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी होगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, तो उसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन में को निकालने के लिए इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, +1313.315 साइज होती है किलो जूल्स पर मोल। अब इसी तरह सोडियम के गैशियस एटम है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो 496 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है, फिर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब बता, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड में 1 होता है, 11 टोटल इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव करना है तो उसको 496 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। इस तरह मैग्नीशियम है, इसके 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हैं तो उसको एनर्जी रिक्वायर होती है 738 किलो जूल्स पर मोल। और अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया आपने तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब मैग्नीशियम के +1 जिसको यूनिपॉजिटिव आयन कहेंगे, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी 1450 किलो जूल्स पर मोल। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो उस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और उसी फिर आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा होगी,
इसकी वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका साइज श्रिंक हो जाता है। ये हम कैटाइन में पढ़ चुके हैं कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉल हो गया है। जब कैटाइन का साइज स्मॉल हो चुका है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होने की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो उसको पहले से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम सेपरेट टॉपिक भी इसका एंड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बात समझ आ गई कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी हो सकती है। एल्यूमिनियम है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और कौन सा कब निकाल रहे हैं। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या क्या एक्सप्लेन करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसका क्या मतलब है, कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है ये हमें क्या क्या बताती है, ये किसी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें गाइड करती है। क्या मतलब, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही जो है वो एटम ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस आर स्टेबल, नोबल गैसेस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। उसकी वजह क्या है, एक तो उनका बैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट है या हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, दूसरा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की है। नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज 2372। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। इससे क्या पता चला, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उतनी ही रिएक्टिविटी कम होगी। ये रिलेशनशिप याद रखना आपने। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा और रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। आपको मैं भी बताया कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे और उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। सेम इसी तरह अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड आर हाईली रिएक्टिव। ये बात समझ ले कि मेटल सोडियम पोटाशियम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी के लो होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। आपको ये पता है कि सोडियम मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसको हम जो है ओपन किसी कंटेनर में नहीं रखते बल्कि केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल को अगर मॉइस्चर का एक ड्रॉप भी लग जाए, मिल जाए, तो वो जो है वो रिएक्ट करके धमाका कर सकता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल उस सोडियम मेटल को सरफेस को ऊपर से कवर कर लेता है, कवर करने से उसको मॉइस्चर के साथ इंटैक्ट होने नहीं देता, जिस वजह से वो स्टेबल हो जाता है। अदरवाइज वो क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो ये बात आप याद रख लें कि जितनी मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप है सॉरी सेकंड ग्रुप है, तो ये मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं। याद रखें, मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और वो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो एटम स्टेबल है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो एटम क्या होगा, अनस्टेबल या रिएक्टिव होगा। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है जी एटॉमिक रेडियस। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस, जिसको एटॉमिक साइज भी आप कह सकते हैं, जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप आपने याद रखना है। इसको समझते हैं क्यों, देखिए हम ऊपर से नीचे आए, लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो लिथियम में आपको पता है 2 शेल्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका कितना है, कम है। डिस्टेंस कम मतलब साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी। करीब है ना, करीब होने की वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जबकि सोडियम में साइज बड़ा हो गया,
सोडियम का साइज बड़ा होने की वजह से देखिए इस न्यूक्लियस में अब ये 3 शेल आ गए हैं, तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। डिस्टेंस ज्यादा होने से न्यूक्लियस की ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी निस्बत क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी साइज बढ़ने से। यहां आ जाए अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो इसमें जो 4 शेल बन जाते हैं, 4 शेल की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब साइज बढ़ने का मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस की ग्रिप इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे साइज के बढ़ने से कम होती जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी और रिमूवल बिकम मोर एंड मोर इजी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही कम होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। जबकि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा, इस केस में एटॉमिक रेडियस कम है, ये एरो नीचे की तरफ कम है, कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है, जितना स्मॉलर साइज होल्ड ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो याद रखें कि न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस में, जब हमने कहा था लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज श्रिंक होता जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, शेल्स नहीं बढ़ते। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा लिथियम में भी 2 शेल, बेरिलियम में भी 2 शेल, बोरोन में भी 2 शेल, हम लेफ्ट राइट मूव करते थे, शेल्स रिमेन्स सेम हमने कहा था। तो इसका मतलब है, लेकिन साइज सेम होना चाहिए हमने पढ़ा था, लेकिन साइज सेम नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन, बोरोन में 5 प्रोटॉन, ये हमने पढ़े थे। तो वो प्रोटॉन्स की तादाद के बढ़ने से प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाएगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज, जैसे लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जबकि बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हो गए हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना इफेक्टिव होता है, उससे साइज श्रिंक होता जाता है, और साइज चूंकि श्रिंक होता जाएगा, साइज श्रिंक होता जाएगा, ये पॉइंट समझ लें। एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ा था लेफ्ट राइट साइज श्रिंक होने से, साइज श्रिंक होने का मतलब छोटा होता जाएगा, और जब साइज छोटा होता जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू बढ़ती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बात याद रखें, लेफ्ट टू राइट एनर्जी बढ़ती है, ये बात याद रख लें। साइज के छोटा होने से भी कह सकते हैं आप, साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, ये दोनों बातें इस बात को ही सपोर्ट करती हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज श्रिंक हो रहा है, श्रिंक होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे अपना पुल स्ट्रॉन्ग करेगा, तब भी आयनाइजेशन बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो दोनों बातों का मतलब यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़नी ही बढ़नी है, चाहे साइज छोटा होने से बढ़े, चाहे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बढ़े। मैंने टॉप टू बॉटम यहां बात नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमने एटॉमिक साइज में भी एक बात पढ़ी थी कि एटॉमिक जो हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ता है, लेकिन उसका बढ़ना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि शेल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 शेल्स हैं, यहाँ 3 शेल हैं, 4 शेल है, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 19 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट की निस्बत ज्यादा बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट तो 1-1 बढ़ता था, यहाँ 8-8 बढ़ रहा है, 8-8 इंक्रीज आ रहा है, लेकिन इसका बढ़ना इफेक्टिव नहीं है, वहां भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि शेल बढ़ जाता है, शेल के बढ़ने से उसका बढ़ना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज उसको इतना पुल लगा ही नहीं सकता या अट्रैक्ट कर नहीं सकता, इसलिए टॉप टू बॉटम की हमने बात यहाँ पे नहीं की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने बात डिस्कस की थी एटॉमिक रेडियस में कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि न्यूक्लियस, ये फर्ज करें लिथियम का 2 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 है। सोडियम के 3 शेल होते हैं, के में 2, एल में 8 और वैलेंस शेल एम में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के 4 शेल होते हैं, 2 पहले शेल में, दूसरे में 8,
तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इस लिथियम ने इस इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, तो रास्ते में इन 2 इलेक्ट्रॉन की उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगी। इसको हमने कहा था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से लिथियम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रिप नहीं कर पाएगा। इस चीज को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां पे देखें, यहां चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग थी या रेजिस्टेंस थी तो थोड़ी थी, लेकिन यहां पे 8-10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम हो जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू दीज 10 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इस इलेक्ट्रॉन की निस्बत थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर आ जाए, इधर 8 और 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ गए हैं। यानी कि रास्ते में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा करते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड, ग्रिप, इन्फ्लुएंस, अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो जितने ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन 2 थे, समझ लो रेजिस्टेंस 2 की थी, यहाँ 10 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है। इससे पता चला टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तवज्जो नहीं दे सकेगा, उस पर ग्रिप नहीं कर सकेगा। तो जब ग्रिप नहीं कर सकेगा तो ग्रिप लूज हो जाएगी, और जब ग्रिप लूज हो जाएगी तो रिमूवल बिकम्स मोर एंड मोर इजी। रिमूवल इजी होने का मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों, यहां शील्डिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, यहां स्क्रीनिंग सिर्फ 2 की है, यहां पे शील्डिंग रेजिस्टेंस 10 की है, यहां रेजिस्टेंस जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन की है। इसलिए जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे दूर भी होता जाएगा, एक तो दूर होता जा रहा है, दूसरा रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी ग्रिप भी लूज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। इस केस में शील्डिंग इफेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, रेजिस्टेंस 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये हमने बात की टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, क्योंकि उसमें शेल 2 ही रहते हैं, लिथियम से बेरिलियम में आए, बेरिलियम से बोरॉन में जाएं, रास्ते में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन शॉर्ट पीरियड्स। ये बात याद रखनी है। मैंने बताया था डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। उसके बाद क्या आ जाए, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट मैंने पहले भी एटॉमिक साइज वाला टॉपिक जरूर सुने, उसमें तफसील से समझाया हुआ है, क्योंकि मैंने वहां तफसील से समझा दिया। इसमें यहाँ पे सिर्फ मैंने गाइड किया है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 हैं, ये 10 हैं, ये 18 हैं, तो जितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम, अट्रैक्शन कम, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो किस ऑर्बिटल में से निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में आपको पता है 4 में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन s में से निकाल रहे हैं, p में से निकाल रहे हैं, d में से या f में से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखें s में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और f में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। इसलिए याद रखना आपने कि s जो है उसकी जो पेनिट्रेशन है, s ये बेसिकली है पेनिट्रेशन ऑर्डर। पेनिट्रेशन ऑर्डर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब और सामने ज्यादा कौन रहता है, पेनिट्रेट कौन करता है। तो s चूंकि स्फेरिकल इन शेप होता है, तो इसका न्यूक्लियस के अगर s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका ज्यादातर सामना हर वक्त न्यूक्लियस के साथ होता रहता है,
उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। पी आपको पता है डंबल शेप है, तो डंबल शेप में कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता है, कभी दूर जाता है, इसलिए उसमें चांसेस हैं कंपैरेटिवली एस के रिमूव करना आसान होगा इलेक्ट्रॉन। जबकि डी सब शेल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाएगा। और एफ ऑर्बिटल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें उसकी पेनिट्रेशन सबसे कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे जो है वो आसान होगा। तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये स्फेरिकल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादातर न्यूक्लियस के सामने रहता है, जिस वजह से उस पर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का ज्यादा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो एस ऑर्बिटल में से आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा होगी, पी में उससे कम, डी में उससे कम और एफ में सबसे कम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स और कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे, फिर एंड पे इसकी एप्लीकेशंस आएगी।